चुनाव पे पूरे देश की नजर है। हरियाणा के बाद अब सभी लोग इसको बहुत कीनली देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे आते हैं। सभी सीट वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सीट जिसको हम कह सकते हैं जो बड़ी चर्चा का विषय बन गया है, हॉट सीट कह सकते हैं महाराष्ट्र पर, जिस पर सबकी नजर है, जहां पर पॉलिटिकल हैवी वेट मिलिंद देवड़ा साहब को उतारा गया है वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ। इस वक्त हमसे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मिलिंद देवड़ा साहब खुद जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू आशीष सर, एज आई सेड, सबकी नज़र अब वर्ली पर है। जब वो आपका पोस्ट आया एक्स पर तो वी वर ऑल कॉट बाय सरप्राइज कि ये फैसला कैसे हो गया सर। राज्यसभा की सदस्यता, आप खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, उसके बावजूद आदित्य ठाकरे को, जिसको आप अपना बचपन का दोस्त कहते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए राजी हो गए आप। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वर्ली दक्षिण मुंबई का एक हिस्सा है और दक्षिण मुंबई से हमारे परिवार का एक, और खास करके दक्षिण मुंबई में रहने वाले नागरिकों के साथ एक फैमिली, एक पारिवारिक रिलेशनशिप है। मेरे स्वर्गीय पिताजी 1968 दक्षिण मुंबई से कॉर्पोरेटर बने, एमएलए बने, एमएलसी बने, महापौर बने, उसके बाद लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, और आज मैं राज्यसभा का सांसद हूं। लेकिन मेरे स्वर्गीय पिताजी जब राज्यसभा के सांसद थे, मैं जब राज्यसभा का सांसद हूं। राज्यसभा का सांसद आप जानते हैं आशीष जी की पूरा महाराष्ट्र आपका एक प्रकार से कैनवस रहता है, लेकिन दक्षिण मुंबई ये एक हमारी जन्मभूमि है और हमारी कर्मभूमि भी है। हम वैसे राजनेता नहीं है जो दक्षिण मुंबई में रहते हैं और कहीं और से चुनाव लड़ते हैं। सर, भूमिपुत्र आप कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी तो खुद को भूमिपुत्र कहते हैं। आपने कहा कि वो आपके छोटे भाई की तरह हैं और उनकी पार्टी कहती है कि मिलिंद देवड़ा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज वर्ली में, उभटा में, यूबीटी पार्टी में एक आमदार नहीं, 3 आमदार है। आदित्य जी एक विधान सभा के सदस्य है, उसके साथ साथ 2 विधान परिषद के सदस्य हैं उनके पार्टी में। एक तो विधानसभा के सदस्य थे, उनको घर बिठाया गया। अरविंद सावंत जी जो उनके सांसद है, उन्होंने इंपोर्टेड माल का प्रयोग किया, बहुत गंदी चीज उन्होंने की है, वो भी एक महिला के लिए। लेकिन आदित्य जी कहां से आए? वे भी इंपोर्टेड है। उस पर माफी मांगी उन्होंने, लेकिन सर बाद में अपने बयान पर ठाकरे जी वर्ली के रहने वाले नहीं है, वर्ली में उनको इंपोर्ट किया गया। और जो लोकल वर्ली का एमएलए है उनको घर बिठाया गया। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आदित्य जी उनके पिताजी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उसके बावजूद जो काम उनको करना चाहिए था वर्ली में, उसका 1/10 भी उन्होंने काम नहीं किया। इसके साथ साथ आशीष जी, मुंबई में आज जिस प्रकार से प्रगति हो रही है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है आम लोगों के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। वर्ली में महालक्ष्मी रेसकोर्स, पहली बार किसी बड़े शहर में, भारत के किसी बड़े शहर में एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक पार्क बनाया जा रहा है। हम लंदन जाते हैं हाइड पार्क देखने के लिए, न्यूयॉर्क जाते हैं सेंट्रल पार्क देखने के लिए। एक सेंट्रल पार्क मुंबई में, दक्षिण मुंबई, हार्ट ऑफ द सिटी में बनाया जा रहा है। हर चीज में जो भी सकारात्मक काम हो रहा है मुंबई महाराष्ट्र में, आदित्य ठाकरे जी एक नौजवान होने के बावजूद हमेशा स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वो तो कह रहे हैं महायुति, माफ कीजिएगा, मैं उनका बयान मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं महायुति की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है पूरे महाराष्ट्र में। वो तो टू द कॉन्ट्ररी उल्टा आरोप है। मुंबई और महाराष्ट्र देश का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है। जब उनकी सरकार थी उस समय एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर के बाहर जाकर जेलेटिन स्टिक्स, बॉम्ब्स प्लांट कर रहा था। वो उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को पूछा गया कि आपके एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? उन्होंने कहा कि वो आदमी अच्छा आदमी है, उसको ओसामा बिन लादेन के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप मुझे बताइए, जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर में ऐसे होता है, उनके साथ ऐसे व्यवहार होता है, ऑफिसर्स को ओपनली एनकरेज किया जा रहा है कि आप जाके पैसे एक्सटॉर्ट कीजिए, तो मुंबई और महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कौन करेगा? सर, राइटली सो, आई एग्री, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर सर, चुनावी कैंपेन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, आपके यहाँ कटेंगे तो बटेंगे के पोस्टर्स लग जाते हैं। इन चीजों की जरूरत क्यों है आप लोगों को, अगर डेवलपमेंट इतना ज्यादा? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं केवल
आपको इतना ही कह रहा हूं कि हमें नहीं, हमने देखा सर campaign- पोस्टर्स पटे पड़े थे पूरे मुंबई में, इसकी क्यों मुझे जरूरत जहां पड़ रही तक है? मुझे जहां तक मालूमात है, जहां तक जानकारी है, और मैं जो देख रहा हूं, हम जनता के सामने विकास के मॉडल के आधार पर जा रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि ये स्पीड ब्रेकर की राजनीति हमें महाराष्ट्र से, मुंबई से पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। तो सर आप इस तरह की मैं राजनीति का आपको समर्थन आपको आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं करते, मैं भी आपको आपको सालों और से कुछ जानता हूं। उदाहरण दे रहा हूं, एक सेकंड में आपको और कोई उदाहरण दे रहा हूं। मैं शिपिंग मंत्री रह चुका हूं केंद्र में। मैं जानता हूं कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। महाराष्ट्र एक कोस्टल स्टेट है आशीष। देश का सबसे बड़ा बंदर पोर्ट, वढावन पोर्ट, महाराष्ट्र में आ रही थी। इसका विरोध किसने किया? आदित्य ठाकरे जी ने किया। मुंबई मेट्रो, जो आम लोग इसका प्रयोग करेंगे, जिससे ट्रेन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी भारी संख्या में लोग ट्रेन में जाते हैं, वो डीकंजेस्ट किया जाएगा। इसका विरोध किसने किया? आदित्य ठाकरे जी ने किया। आपको लगता है वर्ली आप आदित्य ठाकरे को रोक पाएंगे? देखिए, मैं हर इलेक्शन को एक बड़ा चैलेंज के रूप में देखता हूं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि उभटा के जो लोग हैं डरे हुए हैं। उनको जानकारी है कि वर्ली में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, बड़े बड़े दावा मुझे नहीं देना आपके चैनल पे। मैं चाहे पावर में हूं या ना हूं, मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मेरा मानना है कि राजनीति का ध्येय चुनाव जीतना, सत्ता में आना नहीं। जरूरतमंद लोगों के लिए जमकर संघर्ष करना होना चाहिए। आप कह रहे हैं मुंबई में कोई भी घटना घटती है आपके लिए वो मैटर करता है। बाबा सिद्दीकी को जैसे मार दिया गया सर, ये लॉ एंड ऑर्डर आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है? सलमान खान को थ्रेट, उनके अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चल जाए, बाबा सिद्दीकी मार दिए गए सरेआम सबके सामने। आपको नहीं लगता इस पे आंसरेबिलिटी फिक्स करेगी महाराष्ट्र की नहीं, जनता? मुझे लगता है कि ये गंभीर चीजें हैं। बाबा सिद्दीकी जी को अच्छी तरह से जानता था। बहुत अफसोस की बात है और हमें सीरियसली लेना चाहिए, और सरकार ले रही है। लेकिन ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आशीष जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जब पुलिस ऑफिसर को मुख्यमंत्री साहब स्वयं क्लीन चिट दे रहे थे, जब वे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो नोएडा के कितने चैनल्स ने इस पर डिबेट की थी? सर ये अलायंसेस के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे महायुति हो चाहे महागठबंधन हो, देखकर कैसा लगता है कि अवसर की का कमिंग टुगेदर है? आपको इस बात का भय नहीं है कि कल को अजीत दादा पवार छोड़ के चले जाएं, टूट जाए, आपका अलायंस इंटैक्ट रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट की वजह से सब लोग एक दूसरे के साथ आए? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद महाराष्ट्र के राजनीति में जो डिसरप्शन हुए, इसकी एक वजह है कि अचानक कुछ पार्टियों ने यू टर्न लिया। इसकी वजह से बहुत सारे डिसरप्शन हुए महाराष्ट्र में, ये स्वाभाविक है। उस समय मैंने कांग्रेस पार्टी को इसके खिलाफ सलाह दी थी। उस समय मैंने आदित्य ठाकरे जी को इसके खिलाफ सलाह दी कि ये किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, ये महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में नहीं है, महाराष्ट्र के जनता के हित में नहीं है। आज भी उद्धव जी ने कितने बार कांग्रेस के नेताओं को कहा कि मुझे मुख्यमंत्री उम्मीदवार अनाउंस कीजिए, और कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। आज भी मुंबई में कांग्रेस पार्टी, मुंबई के 36 सीटों में उभटा ने कांग्रेस पार्टी को केवल 11 सीटें दी। आपको कांग्रेस क्यों के लगता है लोग सर कि बहुत उनको नाराज मुख्यमंत्री ऐलान नहीं कर रहे हैं? अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो जैसा आप कह रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? अननेचुरल अलायंस है, वो अननेचुरल अलायंस है, इसमें कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। आपको लगता है ये अलायंस भी टूट सकता है महाविकास अघाड़ी का? क्यों नहीं टूट सकता? अननेचुरल, बिल्कुल अननेचुरल है। आइडियोलॉजिकली दे आर अपोज्ड टू ईच अदर। महाविकास अघाड़ी का आपने जिक्र किया, आपके पुराने सहयोगी, बहुत सालों से आपने साथ में काम किया, राहुल गांधी जी, जो हर जगह कैंपेन में बात कर रहे हैं संविधान की, जातिगत जनगणना की। आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में उसका नुकसान महायुति को होगा? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में ऑपोजिशन ने एक फेक नैरेटिव चलाया कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक प्रकार से संविधान चेंज होगा, डेमोक्रेसी खतरे में है। यही कैंपेन आज आपको यूएस में दिखाई दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? यूएस में भी ऐसे ही कैंपेन चला, और जो लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया। तो भारत में भी जो फेक नैरेटिव चला रहे थे, वो फेक नैरेटिव हरियाणा में एक्सपोज हुआ। हरियाणा में भी फेक नैरेटिव चला रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने उनको नकारा, उस फेक नैरेटिव को नकारा। महाराष्ट्र में भी जो जनता है, जो हमारे अनुसूचित जाति है, हमारे जो माइनॉरिटीज है, मुझे यकीन है कि इस बार वो फेक नैरेटिव
को पूरी तरह से नकारेंगे। फ्रीबीज का जो मैंने आपसे सवाल किया सर, हम देखते हैं दोनों ही पक्ष, आपके यहाँ से भी तमाम तरीके के अनाउंसमेंट, महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी तमाम तरीके के अनाउंसमेंट। आपको नहीं लगता कि ये अनाउंसमेंट करते वक्त कम से कम एक्सचेकर का ध्यान रखना चाहिए? इसकी राशि कहाँ से आएगी? हिमाचल का एग्जाम्पल हमने देखा, अनाउंसमेंट कर देते हैं और उसके बाद तमाम तरीके की क्राइसिस होती है, लोगों की सैलरीज पे नहीं होती। देखिए, एक स्टिमुलस पैकेज देने में और फ्रीबीज और रेवड़ी में बहुत अंतर है आशीष। वो थोड़ा इकोनॉमिकली मैं आपको समझा दूं कि आप जब किसी भी महिला के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनके अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं, उससे एक प्रकार से भारत की, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। जो रूरल कंजम्पशन, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन में बढ़ोतरी आती है। लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, न्यू पेंशन स्कीम, जो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इस स्कीम को स्वीकारा, उन्होंने भी इस स्कीम को मजबूत किया, उसको आप रद्द करते हो और ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर जाते हो। ये सब चीजें, इनको आप रेवड़ी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, उसको आप रेवड़ी के रूप में कैटेगराइज किया जा सकता है। इससे 100% स्टेट एक्सचेकर, नेशनल एक्सचेकर का बहुत नुकसान होता है। और हिमाचल प्रदेश का आपने या कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंटर में आपकी सपोर्टिव गवर्नमेंट ना हो तो ये अनाउंसमेंट नहीं करने चाहिए, फिर बचना चाहिए? देखिए, ऑपोजिशन के लोग भी ऐसे कर रहे हैं, झारखंड भी कर रही है। ऑपोजिशन के लोग, पूरी महाविकास आघाड़ी कांग्रेस में कितने बार कह रहे हैं कि खटाखट 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 हम पैसे देंगे। इसमें केवल फर्क और अंतर इतना ही है कि कुछ लोग केवल आश्वासन देते हैं, कुछ लोग फटाफट करते हैं, कुछ लोग खटाखट की बात करते हैं, कुछ लोग फटाफट काम करते हैं। मिलिंद जी, एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, जो बयान योगी जी ने उत्तर प्रदेश में दिया था, मैंने देखा पोलराइज करने की कोशिश दूसरी तरफ से भी हो रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान देखा मैंने, उन्होंने कहा कि मोदी योगी आए हैं तो अकबर भी आएगा, और जो लोग बांटते हैं वही काटने की भी बात करते हैं। ऐसे राजनीति में मैं जनरली विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूँ। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। बट इस तरह के बयान आपको डिस्टर्ब भी तो करती होगी ना सर? क्लीन पॉलिटिक्स आप करते हैं, मैं तो सालों से आपको देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूँ कि धर्म या जाति के आधार पर लोगों को बांटना ये बहुत गलत राजनीति होती है। यदि कोई भी नेता, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी हमेशा जातिवादी राजनीति के खिलाफ लड़ती थी। और आज अफसोस की बात है कि वही कांग्रेस पार्टी, और मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस जातिवादी नई जो कांग्रेस है, इसमें जातिवादी पर फोकस किया जा रहा है, वो उस पर कंफर्टेबल नहीं है कि हम जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी के स्टैंड से कांग्रेस पार्टी में ही कई लोग असंतुष्ट हैं, उसकी जानकारी आपको है? मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग ऐसे राजनीति कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी, ये नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी और आज की कांग्रेस पार्टी में फर्क है। एक फिगर दे दीजिए सर, कितनी सीटों की उम्मीद है महायुति के लिए? मैं इतना ही कह सकता हूं, मुझे यकीन है कि जो लोकसभा का परफॉर्मेंस था महायुति का, वो परफॉर्मेंस विधानसभा में रिपीट नहीं होगा। इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। फेक नैरेटिव को एक प्रकार से लोग इस बार नकारेंगे।